गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 को, और वो भी बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, यानी कि विद्युत चुम्बकीय के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रखी थी। जो टॉपिक चल रहा था वो था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज, यानी कि किसी आवेशित या आवेश सिस्टम के कारण जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा है उसको हम निकालना चाह रहे थे। जिसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर कि आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो या दो से अधिक आवेशों को, बिंदुवत आवेशों को निकाय के लिए उन आवेशों की उनकी स्थितियों तक, अनंत से स्थितियों तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, यही हमारे पास क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सिंपल एक डायग्राम बनाया था, और लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा था कि विविक्त आवेशों के कारण, देखो मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि दो तरह के चार्ज वितरण होते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट, यानी कि विविक्त आवेश वितरण। विविक्त का मतलब है कि एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश अलग अलग, उनका कोई रिलेशन नहीं, उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता। उनको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सॉरी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या विविक्त आवेश वितरण। ठीक है, और दूसरा होता है सतत। जैसे कि हमारे पास ये पेन है और इस पेन पर पूरे पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें दोनों ही आवेश वितरण के कारण जो ऊर्जा है उसको निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में निकाला था वो था विविक्त आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, यानी कि जो डिस्क्रीट चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, कैलकुलेट हमने की थी। और इसके अंदर कुछ डेफिनेशन थी, और जैसे कि दो या दो से अधिक आवेशों को निकाय की स्थिर ऊर्जा की गणना अध्यारोपण सिद्धांत के लिए सिद्धांत से की जाती है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन निकालोगे उसमें हम हमेशा सुपरपोजिशन का उपयोग करेंगे। दूसरी बात, सुपरपोजिशन कहाँ लगाई जाती है? जहां पर भी हमारे पास कोई भी एक स्केलर राशि है, यानी कि एक अदिश राशि है, और पोटेंशियल ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। जब भी अदिश राशि की गणना की जाती है या बहुत सारी अदिश राशियों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसके अंदर हम हमेशा अध्यारोपण सिद्धांत का ही क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, लागू करवाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार बिंदुवत आवेश Q1, Q2, Q3, Qn, Qn तक बात कर सकते हैं, भी स्थितियां क्रम से R1, R2, R3 हैं। तो उनको हम लाने में जो किया गया कार्य है वो हम लास्ट फाइनल में बता रहा हूं। जो निकाल चुके थे वो हमारे पास ये आया था। ठीक है, वो हमारे पास इस तरह से आया था ये कि U बराबर W 1/2 सिग्मा I इक्वल टू J, I इक्वल टू 1 और I नॉट इक्वल टू J, एंड सिग्मा ये है कैपिटल N तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QI QJ अपॉन RIJ। ये हमारे पास चार्ज पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी पूरे सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ पर 1/2 और अप्लाई किया है, ये वाला। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1/2 क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक टर्म यहाँ पर 2 बार रिपीट होती है। तो मैं उसको आपको एक बार बताना चाहूँगा कि हर टर्म्स 2 बार रिपीट क्यों होती है और वो किस तरह से आता है, ये 1/2 क्यों लगाया जाता है। स्पेशली हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास को, अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए हमने देखो Q1, Q2, Q3 एक आवेश निकाय की रचना करते हैं। तो निकाय की जो ऊर्जा है आप इस पर फोकस रखेंगे। देखो ये हमारे पास निकाय की ऊर्जा आती है जो वास्तविकता में है। U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31 आ रहा है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है या स्थितिज ऊर्जा का मान है 3 आवेशों के लिए। हमारे पास इस तरह से, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक निर्देश तंत्र है। यहाँ पर हमारे पास 3 आवेश हैं। एक मान लिया Q1 है, एक Q2 है और Q3 है। उनको उनकी स्थितियों तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो हमारे पास W1, W2 और W3 होगा। आप इनको जोड़ लीजिए W1, 2, 3 को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला बनाया उसके अंदर हमने ये लगाया कि 1/2 कैलकुलेट किया। तो इस 1/2 का रोल क्या है पहले वो हम देखेंगे। ठीक है, तो W का जो मान है वो हमारे पास है 1/2 और सिग्मा। I का मान 1 से शुरू है, J का मान 1 से शुरू है, लेकिन I और J नॉट इक्वल टू है, यानी कि बराबर नहीं हो सकते, और इनका मान N तक है। और यहाँ पर लिखेंगे K QI एंड QJ अपॉन RIJ, ये रहता है, R I और J रहता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, जब आप इसको ओपन करोगे कितने आवेशों के लिए?
3 आवेशों के लिए ओपन करना है, 3 आवेशों के लिए। तो हमारे पास चार्ज है Q1, Q2, Q3। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर I और J की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगी और यहाँ पर N का जो मान है कितना है 3, वो 3 तक जाएगी। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ओपन करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या होगी कि जब I का मान 1 है, ठीक है समझेंगे इधर, I का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं I का मान 1 है, J का मान 1 है और I नॉट इक्वल टू J है। तो आप इस पर फोकस कीजिए, जब I का मान 1 है तो J का मान जो है वो 1 नहीं हो सकता, तो कितना होगा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। कारण क्योंकि हमारे पास आवेश ही 3 है। तो लास्ट कितने आवेश हैं, यानी कि N का मान कितना है 3, तो हमारे पास लिमिट होगी 1 से लेकर 3 तक, J का मान 1 से लेकर 3 तक ये रहता है। तो जब I का मान 1 है तो J का मान 2 और 3 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे K Q, I का मान कितना है 1 है और J का मान कितना है 2, R12 प्लस K Q1, तो I का मान 1 है तो J का मान कितना 3, तो Q3 अपॉन R13 पहला। सेकंड देखिएगा, सेकंड आप देखोगे इसमें देखोगे कि जब I का मान 2 रख दिया जाए तो J का मान 2 तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 और 3 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 1 और 3 लिखा। अब आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो प्लस आएगा कि Q, I का मान कितना है 2 है, J का मान कितना हो सकता है 1 हो सकता है और J का मान कितना हो सकता है 3 हो सकता है, और ये डिस्टेंस 2 3 हो जाएगी और ये 2 1 हो जाएगी, 2 और 1 हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट स्थिति, जब I का मान 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, तो कितना बचा 3 बचा। जब हमारे पास यहाँ पर I का मान 3 है तो J का मान 1 और 2 हो सकता है। आप I के मान को 1 2 3 तक ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो J का जो मान है वो 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, और I का मान 1 2 3 आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्लस करके K Q, I का मान कितना है 3 है, J का मान 1 हो सकता है, प्लस J का मान कितना हो सकता है 2 हो सकता है। ज़्यादा लंबा ले लिया, तो ये 3 है तो इसका मान 2 हो सकता है अपॉन R31 और R32। ठीक, अब आप एक बार इस पर फोकस कीजिएगा, मैं इसको एक बार दोबारा बनाना चाहूंगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर मान लीजिए मैं Q1 को लेके आया और ये डिस्टेंस हमारे पास R1 है, फिर दूसरा मैं Q2 को यहाँ पर लेके आया, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये R2 है और ये यहाँ पर Q2 मान लेते हैं, तो R2 और 1 होगी। 2 से 1 का मतलब है 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, और इसी को यदि R12 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि 1 से 2 पर जा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि R21 और R12 बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस उतनी है, केवल जाने की दिशा बदली, दूरी वही है, दिशा बदली। तो हमें केवल रिजल्ट चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के हिसाब से R12 और R21 आपस में बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार R31 और R13 और R23 और R32 आपस में क्या आएंगी, बराबर होंगी। अब देखिए, हमारे पास जो वास्तव में आंसर आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, लेकिन जो वास्तव में आंसर आया है फॉर्मूले से खोलने पर ये आया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, और इसमें आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 टर्म्स आ रही है। इसका मतलब हर टर्म 2 बार रिपीट हुई। कौन कौन सी रिपीट हुई मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास K Q1 Q2 R12 है, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि वही K Q1 Q2 अपॉन R21 है, लेकिन R21 और R12 आपस में बराबर होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसका मतलब है कि ये टर्म्स 1 बार और 2 बार आई है। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर कि ये जो टर्म आपको दिख रही है Q1 Q3 अपॉन R3 और Q1 31, ये भी टर्म्स ये दूसरी बार आई है, यहाँ पर पहले 2 बार आ चुकी। और इसी प्रकार आप लास्ट टर्म को भी देखेंगे कि आपके पास ये वाले टर्म्स और ये कहाँ गया, ये वाले टर्म्स ये भी 2 बार रिपीट हुई है। यहाँ पर एक बार ये आ चुकी है, एक बार ये आ चुकी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आ रही हैं कितने 6 टर्म्स, आनी कितनी चाहिए 3 टर्म्स।
लेकिन आप इसको जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखो W बराबर 2 बार तो आई है ये वाले टर्म्स, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 2 बार आई है ये K और Q1 Q3 बटे में R13 प्लस 2 बार आई है ये ब्लैक वाली, तो K Q3 Q2 Q3 अपॉन R23, 2 बार ये आई, तो 2 बार ये है, 2 बार ये है, 2 बार ये है, और आंसर क्या है ये रहा। ये आंसर और ये आंसर सेम है, लेकिन इसमें कमी किसकी है, कमी ये है कि इसमें 2 का भाग देना चाहिए, इसलिए हमने 2 का भाग दिया, बस काम खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सतत आवेश वितरण के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण के कारण हमने ऊर्जा निकाली जो कि हमारे पास आई W बराबर या U बराबर 1/2 सिग्मा K Q1 Q2 अपॉन R12 या K QI QJ अपॉन RIJ हमारे पास आया। तो यहाँ पर हमारे पास सतत आवेश वितरण के कारण क्या होगी, या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगी, उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहेंगे। पहला देखिएगा, पहला है यदि आवेश विविक्त न होकर सतत हो, आवेश विविक्त न होकर के सतत हो तो एक समान रूप से किसी प्रभाग में वितरित हो तो आवेश वितरण के अत्यंत लघु अल्पांशों में विभक्त कर अध्यारोपण सिद्धांत का हम वहां पर क्या लगाएंगे, काम करेंगे, या अध्यारोपण सिद्धांत को हम वहां पर अप्लाई करेंगे। अध्यारोपण सिद्धांत उसमें भी लग रहा था, अध्यारोपण सिद्धांत इसमें भी लग रहा है, लेकिन वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग भागों को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांट करके जोड़ेंगे। वहां पर हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला देखिएगा, यदि आवेश के किसी आयतन में एक समान रूप से वितरण हो तो उसे आयतन आवेश कहते हैं। यदि आवेश किसी आयतन में है तो आयतन आवेश घनत्व, यदि आवेश हमारे पास पृष्ठ पे है तो उसको हम पृष्ठ आवेश वितरण, और यदि आवेश रेखा के अंदर है तो हम उसको रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। तो यहाँ पर जो सतत आवेश वितरण है वो 3 प्रकार का हो सकता है, पहला आयतन के अंदर, पृष्ठ के अंदर, तीसरा रेखा के अंदर। तो हमारे पास कोई सा भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, थोड़ा सा छोटा हो जाए। देखिए यहाँ पर W का जो मान है या पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो हमने अभी फिलहाल कैलकुलेट किया है, वो आया 1/2 और Q देखो ये है W जो होता है आवेश वो रहता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R12, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये I है ये J है, और तो I और J हो जाएगा इस तरह से, और साथ में यहाँ पर हमने 1/2 भी लगाया था टोटल कार्य के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि W बराबर हमारे पास होता है 1/2, ओके, और यहाँ पर कोई भी एक आवेश को बाहर ले लिया और दूसरे आवेश का क्या ले सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल ले सकते हैं, और पोटेंशियल को यहाँ पर हमने 5 से रिप्रेजेंट किया। तो 1/2 हमने लगाया, रीजन मैंने बताया, और रीजन नहीं पता लगता तो ये आपको पता नहीं लगता कि 1/2 क्यों आया है, और ये दिक्कत करता है बाद में। तो 1/2 हमने लगाया, सिग्मा लगाया, QI लिखा और पोटेंशियल लिखा, क्योंकि Q और पोटेंशियल की जो वैल्यू देखो आप यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू देखो KQ अपॉन RI है, ठीक है ना, KQ अपॉन, इसको आप J मान लेंगे ना, J ये, तो ये I और ये I हो जाएगा। जब आप इस मान को यहाँ रखोगे तो सेम वैल्यू आएगी जो पहले हम समीकरण नंबर में पीछे निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो सिग्मा U बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, चार्ज है, चार्ज। अब यहाँ पर हमें देखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो मान लेते हैं आयतन आवेश वितरण है, आयतन आवेश वितरण है, आयतन आवेश वितरण है, तो रो लिखेंगे dq अपॉन में dv, और यहाँ से dq की जो वैल्यू मिलेगी वो रो dv मिलेगी, ये मिलती है। तो यहाँ पर आप सिंपल आवेश की वैल्यू लिखोगे तो रो dv आप लिख सकते हैं, और पोटेंशियल ऐसे कैसे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा एक चीज़ और होती है, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास है गाउस का जो नियम पढ़ा था अपन ने। गाउस का नियम क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का अवकलन रूप मैंने आपको पढ़ाया था, अवकलन रूप मैंने पढ़ाया था, अवकलन रूप होता है डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो हमें रो की वैल्यू चाहिए, तो रो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। इस रो की वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे
तो हमने रखा तो हमारे पास आया u बराबर ε0/2 डेल डॉट ई और फाई dv, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ये हमारे पास प्रमेय है और ये प्रमेय मैंने आपको सोल्व करवाई थी कि कोई भी दो राशियाँ, एक अदिश है एक सदिश है, उनके ऊपर डाइवर्जेंस लिया गया, ये हमारे पास अदिश है ये हमारे पास सदिश है, इनका सबका डाइवर्जेंस लिया गया, ये डाइवर्जेंस बराबर होता है फाई डेल फाई डॉट ई प्लस फाई और डेल डॉट ई। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि डाइवर्जेंस, दो राशियों का डाइवर्जेंस जिसमें एक अदिश है एक सदिश है, बराबर होगा एक का ग्रेडियंट डॉट वो राशि है दूसरी प्लस एक जो अदिश राशि है वो और दूसरी राशि का डाइवर्जेंस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पहली राशि का ग्रेडियंट और दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, और पहली राशि ऐसे कैसे दूसरे के साथ डाइवर्जेंस लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जब आप किसी पृष्ठ के लिए या आयतन के लिए निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी की ओर जाती है। तो इन्फिनिटी की ओर जाने के कारण हम इसको क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब इसके अंदर 1/r² की जो वैल्यू, 1/r² की जो वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल रहता है। देखो ऐसे रहता है, डाइवर्जेंस और फाई और ई का जो वैल्यू है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल रहता है। ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इस इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, जैसे इसका मान इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो। तो हम उस बाउंड्री कंडीशन के लिए बात करेंगे जब इसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो भाग बचेंगे, ये मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। तो देखें ग्रेडियंट फाई डॉट ई प्लस फाई और डाइवर्जेंस ऑफ ई हमारे पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो रहता है इस तरह से, ये विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है जो भी मैंने आपको बताया था, ये आप यहाँ पर रख दीजिए, ये जीरो इधर। तो जीरो बराबर आपके पास मिलेगा माइनस का और ये मिलेगा ई स्क्वायर, ई इसका मान कितना जाएगा माइनस ई, ठीक है ना, और ये आएगा प्लस फाई और डेल डॉट ई आ रहा है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो फाई और डेल डॉट ई की जो वैल्यू है वो माइनस का ई स्क्वायर हमारे पास आ रही है, प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा फाई और डेल डॉट ई आ रहा है, इस फाई और डेल डॉट ई की जो वैल्यू है वो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, वो हम ई स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, और हमने इसको ई स्क्वायर के बराबर लिख दिया। और यही हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि जो हमने डिस्क्रीट चार्ज पढ़ा है और जो कंटिन्यूअस चार्ज पढ़ा है उसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।